हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं पार्लियामेंट के मल्टी फंक्शनल रोल के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीएसआईआर ऑप्शनल, दूसरा हमारे जीएस पेपर 2 यानी कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में ओवरऑल ये जो 7 पॉइंट्स आपको लिख रखे हैं, सिर्फ 20% क्वेश्चन निकल सकते हैं इस पूरे टॉपिक से, लेकिन मेंस में इसकी वेटेज पूरी की पूरी 100% है। यानी कि ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मेंस ओरिएंटेड है। फिर भी लेकिन आजकल काफ़ी थिन लाइन है एनालिसिस की। मेंस की कुछ एनालिटिकल चीज़ें प्रीलिम्स में स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाती हैं एंड यूपीएससी के अब क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होने लगे हैं प्रीलिम्स के, जिसमें स्टूडेंट्स की जनरली ये कंप्लेंट रहती है कि आज से लगभग 3 से 4 साल पहले एक जो अफवाह चलती थी कि 3 रीडिंग्स के अंदर आपको प्रीलिम्स का अपना पेपर कंप्लीट करना है, अब एक रीडिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाता, सारे क्वेश्चन रीड ही नहीं हो पाते हैं सबसे, इतना लंबा पेपर आने लगा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसके अंदर जो पार्लियामेंट है हमारा, वो एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और उसके काफ़ी सारे मल्टी फंक्शनल रोल है, बहुत अहम भूमिका निभाता है। ऑब्वियसली बात है, हमें पता है, लेकिन वो सारे के सारे जो इसके सेंट्रल पोजीशन है, जो मल्टी फंक्शनल रोल है, तो वो कितने सारे हैं एंड क्या क्या उनके पिलर्स हैं, ये जानना है हमें इस टॉपिक के अंदर। पार्लियामेंट जो है काफ़ी एक्सटेंसिव पावर एंजॉय करता है एंड वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जो भी उससे कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सपेक्टेड जो रोल है वो फुलफिल करता है। अब पार्लियामेंट की जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उसको आप लोग क्लासीफाई कर सकते हो 7 कैटेगरीज के अंदर। ये वाला जो टॉपिक है ना हरनीत, ईशा, ये ना आपको जो 11th क्लास की जो बुक है ना एनसीईआरटी कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस ली थी तो मिड टर्म के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन आता था 6 मार्कर का कि व्हाट आर द प्रोमिनेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट या इंडियन लेजिस्लेचर। तो हमारी टीचर भी बोलती थी कि इन सब की हेडिंग बनाओ एंड उस हेडिंग के अंदर लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ लिखो या बुलेट पॉइंट्स बनाओ। तो ये चीज़ बिल्कुल 11th क्लास की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे मिलती जुलती है। थोड़ा सा बस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जैसे याद होगा आपको मयूर, जो प्रीएम्बल का प्रीएम्बल नहीं, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में जब टॉपिक हमने करा था तो मैंने लक्ष्मीकांत से ना करवा कर 11th क्लास की एनसीईआरटी से ही करवाए थे वो 11 पॉइंट्स, है ना, नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। आई थिंक श्रेया अभी तक आपने भी इनिशियल अगर वीडियोस देखी होंगी तो उसमें ये देखा होगा, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर दे रखा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप समझ लो। लेकिन अगर कल को आपको ये लगे कि सर हम लिखेंगे कैसे, ये तो बहुत सारा कंटेंट है एंड अगर 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स में अगर ये आ गया, तो मैं आपको एक लेवरेज दे रहा हूँ, यू कैन यूज़ 11th क्लास एनसीईआरटी ऑल्सो, एक बार यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिवली करने के बाद। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करें अब हम लोग इसको देखते हैं, पार्लियामेंट की पावर्स को। एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो पावर्स होती है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कंटेक्स्ट में बहुत सारी अथॉरिटीज़ की देखने को मिल जाएंगी। जैसे राष्ट्रपति की भी पावर्स को मिसबा आपको पता होगा वाइंड अप ऐसे ही करा जाता है कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, क्या कोई जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति की कि नहीं है। जैसे मौत की सज़ा अगर श्रेया सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार, फांसी की सज़ा अगर किसी सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रख रखी है किसी पर्सन की, उसके बाद सिर्फ एक ही जगह से स्कोप बच जाता है कि वो माफ़ हो सकता है, और वो है राष्ट्रपति का रास्ता। राइट श्रेया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस की। जो प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का ना, वो है कानून बनाना, देश की गवर्नेंस से रिलेटेड। ये इसका एक्सक्लूसिव फंक्शन एंड पावर है। क्यों? ये वाला काम कोई और नहीं कर सकता है, 100% कोई रूल नहीं होता। चलो मुझे ज़रा इस बात के ऊपर मेरी बात को रिफ्यूट करना ज़रा। मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट का यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉ मेकिंग उसकी एक्सक्लूसिव पावर है, उसकी डोमेन के अंदर आती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं इस बात को ब्रीच कर रहा हूँ और कोई भी बना सकता कानून। बताओ, गलत प्रूफ करो मेरी बात को, जल्दी बोलो।
वेरी गुड वेरी गुड, यही जानना चाहता था। जो प्रेसिडेंट हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस होता है, टूल होता है, विच इज़ नोन एज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कब पास करा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा? कंडीशन क्या होती है? व्हेन डैश इज नॉट इन सेशन। कौन? ईदर हाउस। ईदर हाउस, देखो पार्लियामेंट पूरा नहीं है ईशा, तो फिर सवाल ही नहीं उठता। एक भी हाउस नहीं है तब भी नहीं हो सकता। दोनों हाउसेस की ज़रूरत होती है ना हमें कोई भी बिल को पास करवा के एक्ट बनवाने के लिए। बताओ, इतना आप जानते हो ना। इस बात के ऊपर किसी को कोई भी शंका कि दोनों हाउसेस की ज़रूरत होती है हमें? इसलिए मैंने ईदर हाउस बोला। पूरा पूरा पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ईशा पक्का, फिर तो पीएम बोलेंगे राष्ट्रपति को अगर कोई लेकर आना है, अगर कुछ ऐसा। अच्छा, कभी कभार मैंने आपको एक राजनीति बताई थी श्रेया, याद है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कभी कभार वेट करते हैं कि पार्लियामेंट के जब सेशन चल रहे होते हैं तब वो चीज़ ना लाकर इंट्रोड्यूस करवा कर, ताकि वो डिफीट ना हो जाए। तो जब पार्लियामेंट के सेशन बंद हो जाए, जब छुट्टियां चल रही हो, तब जाके प्रेसिडेंट को बोल दिया जाएगा, अरे अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है और पार्लियामेंट सेशन के अंदर बैठा नहीं हुआ है, आप कृपया करके एक ये टूल का इस्तेमाल करके, ऑर्डिनेंस टूल का इस्तेमाल करके आप एक कानून ला दीजिए, है ना। तो इट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स। जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली क्या करता है, उसने डिवाइड कर रखे हैं ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग, राज्यों के बीच में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। कौन किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर कानून बना सकता है, हमारे देश में इसके लिए फॉलो होता है एक लिस्ट सिस्टम। एक होती है यूनियन लिस्ट। एट प्रेजेंट इसके अंदर 98 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 97 थे। यहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इन टॉपिक्स के ऊपर लॉ बना सकती है। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फिर कुछ होते हैं कंकरेंट लिस्ट। पहले कंकरेंट लिस्ट के ऊपर आते हैं। एट प्रेजेंट इट हैज़ 52 टॉपिक्स, ओरिजिनली 47 थे। कंकरेंट में कौन लॉ बनाएगा बताओ? दोनों, यूनियन भी स्टेट भी। लेकिन इसके अलावा एक लिस्ट होती है रेसिडुअरी सब्जेक्ट, जो तीनों लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर, वो रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर आता है। यहां पर किसकी पावर प्रिवेल करती है? कौन बना सकता है लॉ? हाँ, सेंटर। हरनीत याद रखना श्रेया, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स के अंदर सेंटर का बोलबाला प्रिवेल करता है, यूनियन का बोलबाला प्रिवेल करता है, ठीक है। अब इसके अंदर श्रेया मुझे कोई ज़रा एग्जांपल दे सकते हो खुद से? हरनीत ज़रा बताओ, कोई एग्जांपल दो मुझे। अर्पित के रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होंगे? इतने सारे टॉपिक पता है सबको कि यूनियन, एक सेकंड, यूनियन लिस्ट को यूनियन लिस्ट में देखते हुए यूनियन गवर्नमेंट को बनाने हैं, स्टेट लिस्ट को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को बनाने हैं, दोनों को जो बनाने हैं उसके लिए कंकरेंट लिस्ट है। तो ये रेसिडुअरी लिस्ट क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स में लग गया, फॉरेन अफेयर्स कह रहे हो? कोई नया टॉपिक आया, मान लो कि कल को एलियंस आने लगे अर्थ पर, इंडिया के अंदर लैंड कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बताता रहा हूँ। एलियंस आने लगे हैं, एलियन का टॉपिक कहीं पर भी मेंशन है? हाउ पीपल ऑफ इंडिया विल इंटरेक्ट विद एलियंस, ऐसा कुछ कहीं पर भी ये टॉपिक मेंशन है? हमें बचना चाहिए, उनको मारना चाहिए, किस नंबर पे रिपोर्ट करना चाहिए? ये फ्रेश टॉपिक है कि नहीं है? वो जाएगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पर अगर आपके दिमाग में आया होगा, मयूर के राज्य को क्यों नहीं दे रहे हैं पावर? जब तक उनसे सहमति या फिर आपसी सहमति लेकर ये काम करा जाएगा ना, तब तक वो हो सकता है कि वो मुद्दा बहुत गंभीर हो, बहुत अर्जेंट हो, तब तक हाथों से निकल जाए। इमरजेंसी के टाइम पर या कंट्री अगर युद्ध की स्थिति में है किसी दूसरे देश के साथ,
क्यों सारी की सारी जो पावर होती है हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी बन जाता है? क्या रीज़न होता है इसका? राज्यों के साथ बैठकर जब तक बातचीत करेंगे ना, तब तक तो देश की आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी। मिट गया पता चला देश की हस्ती पूरी की पूरी। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं। डैट इज लॉ ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेल्स ओवर द लॉ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए। हमेशा इसका मतलब कौन सा लॉ सुप्रीम है? यूनियन लॉ और स्टेट लॉ, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। तो हमेशा बोलबाला किसका होता है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून का, या फिर विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा बनाया गया कानून का? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, जो कि एट प्रेजेंट है 59 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे। 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर। वैसे तो देखो ईशा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ज़्यादा कि छूना भी नहीं है सेंटर को, स्टेट लिस्ट को, क्योंकि ये किसका उल्लंघन हो जाएगा? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट श्रेया स्टेट लिस्ट में से निकाल के टॉपिक को उसके ऊपर कानून बनाने लग गई, तो ये किसका उल्लंघन हो जाएगा? कौन से प्रिंसिपल का? फेडरलिज्म तो ठीक है श्रेया, ये ईशा, सेपरेशन ऑफ पावर। है ना मयूर? सेपरेशन ऑफ पावर आर इक्वली डिवाइडेड। एंड इसी के साथ ईशा अब वो वाली बात है, ये स्ट्रक्चर मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट? लेकिन 5 फिर भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं, जहां पर पार्लियामेंट हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स गिवन है उसमें उसको छेड़कर उसके ऊपर कानून बनाने के लिए। नंबर 1 सिचुएशन, राज्यसभा अगर इसके लिए रेजोल्यूशन पास करते, क्यों मान ले भाई राज्यसभा की बात? कोई राज्य ये बोलेगा क्यों मान ले राज्यसभा की बात, तो आंसर क्या निकल कर आएगा? राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ सिर्फ स्टेट्स। अरे यूटीज श्रेय, ये क्या होता है काउंसिल ऑफ स्टेट पे? है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अच्छा वो नाम कह रहे हो उसका? अरे यार हाँ ठीक है, अरे यार वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ वैसे स्टेट्स एंड केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज, ठीक है? भाषा को लेकर लड़ रही है मुझसे, देख लो मयूर। हाँ मेरी गलती है, सॉरी, आई एम लीविंग दिस प्रिपरेशन ऑल टुगेदर। हाँ ठीक है, मैंने नहीं बताया था, लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ, संविधान निर्माता लिख कर गए हैं, सच्चाई के रखवाले अम्बेडकर जी, ठीक है? When a proclamation of national emergency is in operation, national emergency, आर्टिकल 352 के अंतर्गत अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, क्यों? उस टाइम पर पार्लियामेंट देख लेगा कि पूरे देश के लिए कॉमन कानून क्या बनाने हैं, फिर चाहे भले ही वो एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हो विच इंटरफेयर्स विद नहीं स्टेट लिस्ट। वैसे छूता नहीं है ना उसको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर। इस टाइम पर इट कैन टच सर्टेन टॉपिक्स विच आर मेंशन्ड अंडर स्टेट लिस्ट। अगर 2 कंडीशन देखना, Z 2 मिनिमम या 2 से ज़्यादा राज्य जो हैं वो जॉइंटली रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को, आप स्टेट लिस्ट में से इतने सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक को छेड़कर उसके ऊपर कानून बनाइए जो कि पूरे देश के ऊपर, हर एक राज्य के ऊपर, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर, कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, हर किसी के ऊपर लागू हो। तब ऐसा करा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2-4 स्टेट्स या 3 स्टेट्स पहुंच गए, ये भी तो हो सकता है। फिर मयूर इस चीज़ में अर्पित, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी हो वही पार्टी इन राज्यों में सरकार बनाकर बैठी हो और ये तीनों चल गए,
चले गए पार्लियामेंट के पास जाकर और उनके पास नंबर हो और वहाँ से कानून को पास कराना, वो ऐसा होता नहीं है जनरल केस में, लेकिन ये एक एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि संविधान में थ्योरेटिकली शरिया लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता है या ऐसा होगा। कभी कभार जब पार्लियामेंट को ये लगता है येस इट इज़ नेसेसरी टू इंटरफेयर इन द टॉपिक्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, ताकि हम किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को, ट्रीटीज़ को और कन्वेंशंस को इफेक्ट दे सकें। फॉर एग्जांपल 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बांग्लादेश के साथ ट्रांसफ़र ऑफ बाउंड्री से रिलेटेड था ना? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? 100th है ना? तब क्या हुआ था, कुछ जो गांव और कुछ जो कस्बे थे ना, जो वेस्ट बंगाल की तरफ थे श्रेया, वो बांग्लादेश को हमने दे दिए थे और बांग्लादेश के कुछ हिस्से हमारे साइड आ गए थे। उनको बोला जाता था, उन कस्बों को, छोटे छोटे गाँव को एनक्लेव्स। ये वर्ड मेंशन है ना 100th अमेंडमेंट एक्ट में, है ना? जब ये ट्रांसफ़र करे गए इधर से उधर या बांग्लादेश के साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ, अब उसमें सवाल ये उठता है ना श्रेया कि पार्लियामेंट कौन होता है वेस्ट बंगाल की टेरिटरी को ऐसे देखने वाला या देने वाला या लेन देन करने वाला। लेकिन मुद्दा वहाँ पर था वेस्ट बंगाल नहीं, मुद्दा वहाँ पर सेंटर वर्सेस वेस्ट बंगाल की सरकार नहीं, वहाँ पर सिचुएशन थी इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद बांग्लादेश जो हमने साइन कर रखा था, जो भी था उसको इफेक्ट में लाना, ठीक है? और तब भी स्टेट लिस्ट के किसी टॉपिक्स में से पार्लियामेंट कानून बना सकता है जब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाओ अंडर आर्टिकल 356। सारे के सारे जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सिंपल तरीके से अभी मैंने क्या बताया था आज के लेक्चर जहाँ से मैंने स्टार्ट करा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस या फिर कोई एक हाउस किस में नहीं है, दे आर नॉट इन सेशन, ठीक है? सेशन में होते तो पार्लियामेंट देख लेता, लेकिन पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए कौन बनाता है कानून? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है, ठीक है? इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स आफ्टर इट्स रीअसेंबली। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा इशू करे गए ऑर्डिनेंस को टिकना है और समय के लिए, जैसे ही पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस रीअसेंबल होंगे 6 हफ्तों के अंदर अंदर उनकी रीअसेंबली के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा इशू करे गए ऑर्डिनेंस को उनको पास करना पड़ेगा, ताकि वो एक फोर्स ऑफ लॉ की शेप ले सके पार्लियामेंट की रीअसेंबली के बाद। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ मैंने क्या बोला? क्या कह रहे हो मयूर? मैन द कमेंट सेशन दोबारा ज़रूरी नहीं है। देखो एक बात बता देता हूँ मयूर, मैं इमरजेंसी के टाइम पर भी पार्लियामेंट के जो रीअसेंबली है उसको कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है। जनरली सेशन वाली ही फंडा हमारे देश में चलता है, समर मॉनसून एंड विंटर। अगर पार्लियामेंट नहीं हो सेशन में और कानून बनाने की इमीडिएटली आवश्यकता पड़ जाए, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। अगर पार्लियामेंट इन 6 हफ्तों के अंदर अंदर अपनी रीअसेंबली के बाद इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव नहीं करता है तो वो ऑर्डिनेंस इनऑपरेटिव हो जाता है, यानी कि फिर वो एक कानून की शक्ल नहीं लेकर रख सकता। यानी कि जो पार्लियामेंट है, हम लोग इसके लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन में इतना बोल सकते हैं कंक्लूजन में, पार्लियामेंट मेक्स लॉज इन अ स्केलेटन फॉर्म, हड्डियों के ढांचे की फॉर्म में, एंड इट ऑथराइजेस एग्जीक्यूटिव टू मेक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ। यानी कि जिस दायरे के अंदर पार्लियामेंट ने उस कानून को बनाया है उसका फ्लैश एंड ब्लड
सप्लाई करा जाएगा एग्जीक्यूटिव के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को ग्राउंड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हल्के फुल्के चेंजेस करके उसके अंदर। इसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग। डेलीगेट करने का मतलब क्या होता है? श्रेया, अगर मैं कहूं कि मैंने 4 काम आपके ऊपर डेलीगेट कर दिए, इसका मतलब मैंने क्या कर दिया है? असाइन कर दिए, शिफ्ट कर दिया अपना बर्डन आपके ऊपर, राइट? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि भाई कानून जो है वो पास होकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट से बनकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट से, लेकिन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी उसके लिए है एग्जीक्यूटिव। तो इसलिए इसको एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी बोला जाता है या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं दे आर प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स एग्जामिनेशन, कि एग्जीक्यूटिव किस वे में उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून था ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी उसकी शक्ल ही बदल के रख दी सरकार ने जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई। इसलिए ना 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर दोस्तों एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ, चैप्टर नंबर 9 है उसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। और उसकी पहली लाइन ही यही कहती है और कंक्लूजन वाली लाइन भी यही कहती है कि जो पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है वो एक स्केलेटन फॉर्म के अंदर लॉज को बना देता है, उसका फ्लैश एंड ब्लड एग्जीक्यूटिव के द्वारा सप्लाई करा जाता है। दिस मेक्स पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव एज इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हमने एक रिलेशन पढ़ा भी था ना ईशा, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का, एक दूसरे के ऊपर लगाम लगाने वाला, ये वही चीज़ है। उसके बाद पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स, टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना श्रेया, कि पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, इसकी काय की एग्जीक्यूटिव पावर भाई, एक वो तो एग्जीक्यूटिव के पास होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। भारत का जो संविधान है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रखी है हमारे देश के अंदर, जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है टू द पार्लियामेंट अपनी पॉलिसीज एंड एक्ट्स के लिए। तो पार्लियामेंट जो है वो सरकार के ऊपर लगाम लगाता है, मंत्रियों के ऊपर लगाम लगाता है थ्रू वेरियस डिवाइसेस विच आर नोन एज, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, आपको अभी तक ये सारे टिप्स पे होने चाहिए। क्वेश्चन आर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, सबसे खतरनाक नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंशर मोशन, ये क्रिटिसाइज करने वाला होता है, याद करो, एंड अदर डिस्कशंस। इन सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट से, इन सारे के सारे टूल से क्या सरकार की धज्जियाँ उड़ती हैं, मिनिस्टर्स की धज्जियाँ उड़ती हैं, उनकी मिनिस्ट्रीज की धज्जियाँ उड़ती हैं क्या? बिल्कुल। एंड ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ये पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, ये एक्सरसाइज करता है ओवर एग्जीक्यूटिव? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दूसरे एमपीज उन एमपीज के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एमपी होने के साथ साथ क्या हैं? मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव की एक्टिविटीज के ऊपर निगरानी भी रखता है पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ इट्स कमिटी लाइक कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड कमिटी ऑन पिटीशंस। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी मंत्रालय का एक मंत्री ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं बता रहा कि कहाँ पैसा कौन सा खर्च हुआ या क्या हुआ, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, अगर उसके खिलाफ उसकी बताए हुए रिप्लाई से मेंबर्स को, बाकियों को पसंद नहीं आया, तो सिर्फ वो रिज़ाइन नहीं करेगा। कौन रिज़ाइन करेगा उसके साथ साथ? पूरी की पूरी मिनिस्ट्री इंक्लूडिंग पीएम। तो मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर। ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर जब उन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पर्टिकुलर? क्योंकि ज़्यादातर मिनिस्टर्स जो हैं, या ज़्यादातर क्या मिनिस्टर जो हैं वो कौन से हाउस के अंदर बैठते हैं? लोकसभा। एंड उनकी जवाबदेही कौन से हाउस के लिए है? लोकसभा। वैसे तो दोनों हाउसेस ही है, लेकिन लोकसभा जनरली,
क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए प्रतिनिधि कहाँ पर बैठे हुए हैं, लोकसभा। तो एज पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि हर एक जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डैट इज अंडर हिज और हर चार्ज। इसका मतलब ये वो अपना ऑफिस में तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक वो लोकसभा के मेंबर्स जो है उसकी जो मेजॉरिटी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर नहीं कर पाए रिप्लाई तो क्या मूव हो जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और अगर वो पास हो गया तो वो फ्रेज याद है श्रेया, मिनिस्टर्स या जो मिनिस्ट्री है इट स्विंग्स एंड सिंग टुगेदर। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द लोकसभा बाय पासिंग NCM, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, यानी कि ये जो टॉपिक है यहाँ पर आपको अच्छे से पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके लिए 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस वाली NCERT है अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ पर एक हेडिंग गिवन होती है ईशा, उधर जैद ये लिख रखा है, आप ये क्वेश्चन को लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपको आने वाले सालों के अंदर मेंस में देखने को मिलेगा एंड श्रेया हो सकता है वो हमारा ही साल हो, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ कैन पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, पॉइंट्स यही रहेंगे। तो बड़े सारे टूल्स होते हैं इनके पास। बाय नॉट पासिंग अ मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स इनॉग्रल एड्रेस, अगर ये पास नहीं हुआ, हमने पढ़ा था ना, तब भी सरकार गिर सकती है ना। मनी बिल को रिजेक्ट कर बाय पासिंग अ सेंशर मोशन और एडजर्नमेंट मोशन, बाय डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन अ वाइटल इशू। डिफीटिंग द गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी भी एक मंत्रालय की, उसको ब्रीच कर देना। कैसे कि एक मंत्री आंसर नहीं कर पाया और पूरी की पूरी गवर्नमेंट डिफीट हो जाएगी उसके चक्कर में ऑन अ वाइटल इशू। बाय पासिंग अ कट मोशन, वो याद है एम्बेरसमेंट वाली चीज। देयरफॉर फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी सेड टू बी to select the group in which is to form the government। मैंने क्या बताया था आपको, एक रूल, पार्लियामेंट के अंदर से एग्जीक्यूटिव निकलता है, या फिर क्लियर कर देता हूं, लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव निकलता है या एग्जीक्यूटिव में से लेजिस्लेचर निकलता है। कैसे प्रूफ करो उस बात को। लेजिस्लेचर का मतलब है सारे के सारे MPs, लेकिन हर एक MP जाकर सरकार तो नहीं बना लेते, वो मिनिस्टर तो नहीं बन जाते। उन MPs में से कुछ MP होते हैं क्या, मिनिस्टर्स। एंड सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी सेड टू बी टू सिलेक्ट द ग्रुप विच इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको सपोर्ट करे, पावर में वो रहे जब तक, और कॉन्फिडेंस जो एंजॉय करे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, लगता है अगर किसी भी पार्लियामेंटेरियन को एनी टाइम किसी भी मिनिस्टर की और उसकी मंत्रालय की करतूतों के लिए उसके खिलाफ NCM यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा जा सकता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को एक्सपेल करा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। एंड फिर ये जनता के ऊपर डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाएगा कि अगले चुनाव के अंदर जनता का डिसीजन क्या रहता है। ये काम का नहीं है, छोड़ो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।